हेलो बेटा, आज हम करेंगे तरल संपत्तियाँ। ऐसी संपत्तियाँ जो नकद में हैं अथवा जिन्हें शीघ्रतापूर्वक नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है, तरल संपत्तियाँ कहलाती हैं। जैसे रोकड़, बीपी, बीआर, बिल्स रिसीवेबल, अल्पकालीन विनियोग, देनदार, उपार्जित आय। अन्य शब्दों में चालू संपत्तियों में से यदि अंतिम स्टॉक और पूर्ववर्तियों को छोड़ दिए जाए तो शेष संपत्तियां तरल संपत्तियां कहलाती हैं। आगे है काल्पनिक या नाम मात्र की संपत्तियां। ये वे संपत्तियां होती हैं जिन्हें रोकड़ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता और न ही इन संपत्तियों से भविष्य में कोई लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जैसे लाभ हानि खाते का डेबिट शेष और अभी तक अपलिखित न किए गए व्यय, जैसे कि विज्ञापन व्यय इत्यादि। ये संपत्तियां वास्तव में संपत्तियां नहीं हैं, परंतु इन्हें धीरे धीरे प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है और जब तक इन्हें पूर्णतः लाभ हानि खाते में हस्तांतरित नहीं कर दिया जाता तब तक इनका शेष संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। आगे है क्षयशील संपत्तियां। ये वे संपत्तियां होती हैं जिनका उपभोग करने से अथवा समय बीतने के साथ इनका मूल्य घटता जाता है। जैसे खाने और तेल के कुएं। इनमें एकस्व और निश्चित वर्षों के लिए पट्टे पर ली गई संपत्तियां शामिल होती हैं। आगे है मूर्त और अमूर्त संपत्तियां। मूर्त संपत्तियां उन संपत्तियों को कहते हैं जिनका भौतिक अस्तित्व होता है और जिन्हें देखा और अनुभव किया जा सकता है। जैसे संयंत्र और मशीनरी, भवन, फर्नीचर, रहतिया, रोकड़ इत्यादि। अमूर्त संपत्तियां उन संपत्तियों को कहते हैं जिनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता और जिन्हें देखा और अनुभव नहीं किया जा सकता। जैसे कि ख्याति, व्यापार चिन्ह, एकस्व इत्यादि। अमूर्त संपत्तियां भी मूर्त संपत्तियों की तरह ही मूल्यवान संपत्तियां होती हैं, क्योंकि ये भी फर्म को लाभ कमाने में सहायता प्रदान करती हैं। जैसे कि ख्याति ग्राहकों को आकर्षित करने में सहायक है और एकस्व वास्तव में वह तकनीक है जो माल उत्पादन में सहायक होती है। आगे है दायित्वों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले है स्थायी अथवा दीर्घकालीन दायित्व। ये वे दायित्व हैं जिनका भुगतान 1 वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि के बाद किया जाता है। जैसे सार्वजनिक निक्षेप, इट मीन्स पब्लिक डिपॉजिट्स, लंबी अवधि के ऋण तथा ऋण पत्र। दूसरा, चालू अथवा अल्पकालीन दायित्व। ये वे दायित्व हैं जिनका भुगतान प्राय 1 वर्ष के अंदर ही करना है। जैसे बैंक अधिविकर्ष, लेनदार, देय बिल, अदत्त व्यय। तीसरा है संभावित अथवा आकस्मिक दायित्व। ये वे दायित्व हैं जिनका भुगतान किसी विशेष घटना के घटित होने पर ही करना होता है, अन्यथा नहीं। जैसे प्राप्य बिलों को बैंक से भुनाने का दायित्व। यदि बिल का स्वीकर्ता देय तिथि पर बिल का अनादरण कर देता है तो बिल की राशि के लिए बैंक के प्रति हम उत्तरदायी हो जाएंगे। दूसरा, न्यायालय में हमारे विरुद्ध चल रहे मुकदमे, इनमें हार जाने पर दायित्व उत्पन्न हो जाएंगे। तीसरा, ऋण की प्रत्याभूति। यदि फर्म ने किसी अन्य व्यक्ति की जमानत दी हुई है तो उस व्यक्ति द्वारा अपना दायित्व पूरा न करने पर फर्म उत्तरदायी हो जाएगी। आगे है संभावित दायित्वों को चिट्ठे में शामिल नहीं किया जाता। इन्हें केवल सूचना के रूप में चिट्ठे के बाहर ही लिखा जाता है, भाई ऐसा हो सकता है। ठीक है। आगे है तलपट और स्थितिविवरण में अंतर। तो पहला है उद्देश्य। क्या तलपट का क्या, ट्रायल बैलेंस का क्या उद्देश्य और बैलेंस शीट का क्या। तो ट्रायल बैलेंस का है, इसका उद्देश्य पुस्तकों की गणितीय शुद्धता की जांच करना है, जबकि बैलेंस शीट इसका उद्देश्य फर्म की वित्तीय स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना है, लाभ या हानि का ज्ञान। तो ट्रायल बैलेंस से लाभ हानि का पता नहीं लग सकता। बैलेंस शीट में चिट्ठे में लिखी गई पूंजी में शुद्ध लाभ या हानि का लेखा कर दिया जाता है, तो चिट्ठे में लाभ हानि का ज्ञान हो सकता है, यानी कि बैलेंस शीट में। चिट्ठा मीन्स बैलेंस शीट। फिर है अनिवार्यता। ट्रायल बैलेंस बनाना तो चाहिए परंतु इसका बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन बैलेंस शीट का बनाना जरूरी है। शीर्षक। ट्रायल बैलेंस शीर्षक में डेबिट और क्रेडिट पक्ष लिखे जाते हैं। इसमें एसेट्स और लायबिलिटी लिखा जाता है। अवधि।
यह प्रत्येक 6 महीने अथवा आवश्यकता जरूरत पड़ने पर कभी भी बनाया जा सकता है, लेकिन बैलेंस शीट अर्धवार्षिक या लेखांकन अवधि समाप्त होने के बाद वार्षिक तैयार किया जाता है। तो ये था बेटा इसमें डिफरेंसेस, और जो हमारे बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटीज़ को कैसे क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकृत किया गया है और एसेट्स को कैसे किया गया है। तो इसको लर्न और राइट कर लीजिए, कल हम करेंगे इसका क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।